हाँ जी, अब हम आपको बताएंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से श्रीरंगपट्टम की संधि जो है वो हुई थी कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, और इस संधि से टीपू का बहुत नुकसान हुआ था। और टीपू जो है क्रोध की ज्वाला में जल रहा था, और वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए फ्रांसीसियों और अफगानिस्तान के अमीरों से गुप्त वार्ताएं शुरू कर ली थी। अब जो है हम आपको बताएंगे कि श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद जो है टीपू की जो मनोस्थिति हुई है, तो उस मनोस्थिति के चलते उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में किलेबंदी, सुदृढ़ किलेबंदियाँ की, नए दुर्गों का उसने निर्माण कराया, नए सैनिकों की भर्ती की और अपनी सेना को एक सुसंगठित और अनुशासित बनाने का भरसक प्रयास किया, और विद्रोही सरदारों को दंडित किया, और संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए वो अपने पुत्रों को भी, जो पुत्र अंग्रेजों के पास थे, मुइजुद्दीन और अब्दुल खलीक, उनको छुड़ाने के लिए वो प्रजा से बलपूर्वक धन वसूल भी किया, कर के रूप में उसने धन वसूल किया प्रजा से। अब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सन 1793 में सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बनकर आया, और उसने भी तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। और सर जॉर्ज शोर के मई 1798 ईस्वी में चले जाने के बाद लॉर्ड वेलेजली जो है गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। वेलेजली के आने के समय टीपू श्रीरंगपट्टम की संधि का बदला लेने की तैयारी कर रहा था। अब जो है निजाम भी इस समय जो है अंग्रेजों से असंतुष्ट था, और सन जॉर्ज शोर ने उसे मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं दी थी, है ना जी। किसको? निजाम को नहीं दी थी, जिसके कारण उसे खरदा युद्ध में पराजित होना पड़ा था। मराठे भी दक्षिण में नहीं चाहते थे कि कंपनी की प्रभुसत्ता कायम हो, और इन सारी परिस्थितियां एक ऐसी बन गई थी कि जिसे वो वेलेजली भाग गया था, और वो चाहता था कि दक्षिण के अंदर उसका कंपनी का झंडा लहराए। इसी नीति के अंतर्गत उसने सहायक प्रथा शुरू कर दी, और इस प्रथा के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को खत्म करने की मंशा दिल में रखी थी। और वेलेजली ने मद्रास सरकार को टीपू के विरुद्ध सचेत रहने और युद्ध के लिए तैयार रहने का भी आदेश दे दिया था। लेकिन अब जो है हम एक ऐसे कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि ऐसा कौन से कारण हुए थे जिससे विवश होकर के वेलेजली को टीपू के खिलाफ युद्ध के लिए सभी को तैयार रहने के आदेश देने पड़े। और वेलेजली और टीपू के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो उसका सबसे पहला कारण मैं आपको वो बताऊंगी कि टीपू द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति में अपनी शक्ति में वृद्धि करना। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था, और क्योंकि वो जानता था कि जब तक
साधन संपन्न नहीं होगा, तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो युद्ध की तैयारी करने लगा था। दूसरा है मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना। टीपू ने मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया। पुराने जो किले थे उसकी मरम्मत कराई, नए सैनिकों की भर्ती की, किलों को युद्ध सामग्री से भर दिया और जो है ऐसी तैयारी करने लगा कि अंग्रेजों को अंग्रेजों के लिए ये सब असहनीय हो गया। ठीक है। तीसरा है विदेशी शक्तियों से सहयोग के लिए बातचीत। टीपू ने विदेशी शक्तियाँ जैसे कि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से पत्र व्यवहार शुरू किया और अपने राजदूत अफगानिस्तान और कुस्तुनतुनिया और फ्रांस भेजे थे। और वेलेजी ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में कि जिस जहाज़ में वेलेजली भारत आ रहा था उसी जहाज़ में टीपू का राजदूत भी फ्रांस से सहायता की बातचीत करके भारत आ रहा था। तो ये जो विदेशों से जिस तरह से टीपू सुल्तान ने अपनी साठगांठ कर ली थी, ये सारी तैयारियाँ, ये साठगांठ जो है लॉर्ड वेलेजली के लिए असहनीय हो गई। चौथा है लॉर्ड वेलेजली का उद्देश्य क्या था। चौथा जो हम बताएंगे, टीपू द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों की नियुक्ति। लॉर्ड वेलेजली का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना या बिल्कुल रोक देना था। लेकिन इस समय दक्षिण भारत की 3 शक्तियों ने अपनी अपनी सेनाओं में यूरोपियन प्रणाली से प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अपनी सेना में फ्रांसीसी सैनिकों की नियुक्तियां कर दी थी और टीपू ने भी पेरिन नामक एक फ्रांसीसी अधिकारी को अपने सेना में नियुक्त किया था। तो ये सारी गतिविधियां जो थी अंग्रेजों के लिए असहनीय हो गई। पांचवा है टीपू ने पांचवा जो है टीपू द्वारा 99 फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान। टीपू ने अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया था और वेलेजली ने 12 अगस्त 1789 के कालेख में बताया था कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसियों के अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। तो ये जिस तरह की बात इसने कही है वो बिल्कुल सही प्रतीत होती है, क्योंकि वो टीपू सुल्तान ऐसी तैयारी कर ही रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। अब जो है पांचवा है यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बढ़ना। यूरोप में नेपोलियन की शक्ति बढ़ गई थी और यूरोप को विजय करने के पश्चात एशिया की ओर नेपोलियन बोनापार्ट जो है बढ़ रहा था और मिस्र तक वो आ पहुंचा था। तो वेलेजली ये जानता था कि यदि नेपोलियन भारत पहुंच करके टीपू से हाथ में मिला दिया तो फिर टीपू की शक्ति को समाप्त करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए वो जल्द से जल्द टीपू से युद्ध करना युद्ध करना बेहतर समझा था कि इससे युद्ध करके निपटा दिया जाए जब तक नेपोलियन बोनापार्ट इधर नहीं आ जाता। तो अब हम पढ़ेंगे ये 6 कारण आपको हमने बताए हैं।
तो यद्यपि वेलेज़ली टीपू द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों का सम्मान युद्ध का एक कारण मानता था, किंतु वह उस समय टीपू पर आक्रमण करने को फिर भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी सैन्य तैयारियां नहीं थी। और कर्नवालिस की भांति उसने भी मराठे और निजाम को साथ लेकर के उसने त्रिगुड़ का निर्माण किया था। निजाम तो 1798 में ही अंग्रेजों से सहायक संधि कर चुका था, परंतु मराठों के साथ ये संधि अभी होनी बाकी थी। तो अतः वेलेज़ली ने एक प्रस्ताव रखा था पेशवा से एक प्रस्ताव रखा था कि मराठा टीपू के विरुद्ध सहायता देते हैं तो मैसूर राज्य का कुछ भाग जो है, भूभाग है, वो मराठों को दिया जाएगा। तो इस पर पेशवा जो है वो मान गया था। और उसके बाद वेलेज़ली की संचालक समिति से इस बात की अनुमति मांगी कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करने के लिए हमें टीपू से युद्ध करना पड़ेगा। और संचालक समिति ने भी उस समय युद्ध करने की अनुमति वेलेज़ली को दे दी। अब जो है वेलेज़ली जो है युद्ध की, मतलब वेलेज़ली जो है वो इसने टीपू को एक पत्र लिखा और इस पत्र पर श्रीरंगपट्टम की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह भी लिखा कि वो मेजर डोल्टन को टीपू से बातचीत करने हेतु भेजना चाहते हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच जो कुछ भी गलतफहमियां उत्पन्न हुई है वो दूर हो जाए। लेकिन टीपू ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और उसने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसको रिमाइंड करने के लिए दोबारा उसको वेलेज़ली ने पत्र लिखा, लेकिन दूसरी बार भी उसने इस पत्र का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों में जुट गया। तो ये सब बातें जो है अंग्रेज़ों के लिए असहनीय सिद्ध हुई और वेलेज़ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी। अब जो है ये युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो शुरू हुआ। इसके बारे में, उसकी घटनाएं के बारे में मैं बता रही हूँ कि युद्ध की घोषणा के साथ ही वेलेज़ली ने जनरल हैरिस के नेतृत्व में, जिसमें निजाम की सेना भी सम्मिलित थी, वो सेना 11 फरवरी 1799 को टीपू के विरुद्ध भेज दी और अपने भाई आर्थर वेलेज़ली को हैरिस के सहायक के रूप में भी भेजा। और बम्बई से भी एक सेना स्टुअर्ट के नेतृत्व में मैसूर की तरफ रवाना हुई। कंपनी की सेना ने टीपू को 5 मार्च 1799 में सिद्धेश्वर नाम की एक जगह है वहाँ पर और 27 मार्च 1799 को मनावली नामक एक जगह पर उसको पराजित किया। यानी कि इन 2 जगहों पर टीपू को पराजित किया। उसके बाद 7 अप्रैल 1799 को कंपनी की सेना ने श्रीरंगपट्टम को घेर लिया और तब तक जो है 14 अप्रैल तक तो बम्बई की सेना जो थी हैरिस की वो भी इससे मिल गई। और इस समय क्या हुआ कि सब जगह से सेनाओं को देख करके टीपू जो है विचलित हो गया और उसने तुरंत ही
हैरिस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हैरिस जो ने संधि की मुख्य 3 शर्तें जो है वो टीपू के सामने रखी कि टीपू अपना आधा भूभाग जो है वो हमें दे दे, समर्पित कर दे। और तीसरा, टीपू 6 माह के भीतर 20 लाख पौंड जो है अंग्रेजों को दे। और तीसरा, टीपू अपने 2 बड़े पुत्रों और 4 वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक के रूप में या जमानत के रूप में अंग्रेजों के पास रखे। इस तरह की शर्तें जो है अंग्रेजों ने टीपू के सामने रखी थी। तो टीपू जो है वो वापस जो है श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी उसको दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसी अपमानजनक संधि को स्वीकार करना उचित नहीं समझा। और अंग्रेजों ने मतलब उस समय आक्रमण करके और दोबारा जो है आक्रमण कर किले की दीवार तोड़ दी और कुछ यूरोपियन सैनिक जो है अंदर घुसे। किसमें? किले के अंदर घुसे। इनमें से एक सैनिक ने टीपू की अत्यंत सुंदर और रत्न जड़ित जो एक रत्न जड़ित म्यान को छीनने का प्रयास किया, किंतु इस समय टीपू जो था वो उसका शरीर जो है हजारों घावों से क्षत विक्षत हो चुका था। वो उसके शरीर पर इतने घाव लगे थे कि वो उस घाव से उसको मतलब अपने आप को खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने एक सैनिक पर उसने वार किया था और वार करके उसको घायल कर दिया था। इससे क्रुद्ध होकर के उस सिपाही ने बंदूक से गोली चलाई जो टीपू सुल्तान के सिर पर लगी और इस तरह से 5 मई 1799 को टीपू जो है मारा गया। और टीपू के मरते ही श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। अब क्या हुआ कि टीपू जो है जिस तरह से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, तो भारतीय जो इतिहासकार है और कुछ विदेशी इतिहासकार भी एक ऐसे हैं जो अगर टीपू को जो जिस तरह की उसने वीरता से युद्ध किया था उसके बारे में बताते हैं कि टीपू जो था वो बड़ा वीर सैनिक था। मरते दम तक वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा था और लड़ते लड़ते वो इस दुनिया से कूच कर गया था। तो वो एक ऐसा इंसान था जो तूफान रूपी समुद्र में को चीर करके अपना रास्ता बनाया था। भले उसको निर्णायक विजय नहीं मिली क्योंकि जो शक्तियाँ थी दक्षिण की वो सब अंग्रेजों की तरफ इस समय मिल चुकी थी और इस समय मैसूर जो है अकेला ही पड़ गया था। अब जो है अंग्रेजों ने जो है टीपू के जो राजमहल जो है उसको और पूरे मैसूर जो श्रीरंगपट्टम को जो मतलब घेर लिया और पूरे राजमहल और नगर को लूटा। स्थान स्थान पर अंग्रेजों ने आग लगा दी। लूट और आगजनी की जो घटनाएं थी वो 5 मई को मई 1799 को शुरू हुई, तो 6 मई तक जो है दूसरे दिन भी नगर के मकान जो है वो जलते हुए नजर आए और दूसरे दिन भी लूट पाट जो है जारी हुई थी, कत्ले आम जारी हुआ था। टीपू की जो इस युद्ध में एक बहुत विशाल पुस्तकालय थी जिसमें 2000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथ थे, वो सारे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे, जला दिए थे। और राजधानी टीपू की राजधानी के पतन से
प्रत्येक अंग्रेज को लाभ हुआ था, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि आर्थर वेलेजली, जो वेलेजली का भाई था, उसको 1200 पौंड के जवाहरात, 7000 पौंड रोकड़ प्राप्त हुए थे। जनरल हैरिस और उसके भी जो अधिकारी लोग थे, उनको भी बहुत अधिक लूट मार में धन प्राप्त हुआ था। और संचालक समिति ने भी इस लूट में से संचालक समिति ने वेलेजली को 1 लाख पौंड जो है देना स्वीकार किया था, किंतु वेलेजली ने इसे नहीं लिया। अतः संचालक समिति ने निर्णय लिया कि वेलेजली को 20 वर्षों तक 5000 पौंड प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया था, क्योंकि इसने मैसूर का पतन करने में अग्रणीय रोल निभाया था। तो इस तरह से मैसूर का जो है पतन हुआ है। अब हम उसका आगे की घटना जो है हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।